गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 4 फरवरी और 4 फरवरी 2021 के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे फटाफट। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में देश का पहला आर्द्रभूमि संरक्षण केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर होगा चेन्नई। चेन्नई में 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, संरक्षण दिवस जो है उस पर क्या किया गया है, ये चेन्नई में स्थापित किया गया है। ये देश का पहला वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर होगा और इसका उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो के द्वारा चेन्नई में इसको लॉन्च किया गया है। ओके, याद रखिएगा कब मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। थीम क्या रही 2021 में? तो वेटलैंड एंड वाटर्स रही है। 2020 में क्या थी? वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी थी। ओके, याद रखना ये आप लोग किस संधि के तहत? रामसर संधि। और इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं या फिर आप सर्च कर सकते हैं स्टडी विथ नीलम वेटलैंड्स। ओके, तो भी आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा। अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। नैनीताल उत्तराखंड में यहाँ पर देश का पहला मॉस गार्डन स्थापित किया गया है। डलनावाला, ये भी उत्तराखंड में, यहाँ पर देश का पहला बाल मित्र थाना स्थापित किया गया है। बाल मित्र थाना। चंडीगढ़ से हिसार के मध्य देश की पहली एयर टैक्सी सर्विस प्रारंभ की गई है और चेन्नई में खोला गया है देश का पहला वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है? तो राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत शब्द को चुना है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने। ओके, जो शब्द ज्यादा यूज किए जाते हैं सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया में, तो उन शब्द को चुना जाता है वर्ड ऑफ द ईयर, जो हिंदी डिक्शनरी में ऐड होते हैं। किसके द्वारा? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा। इसी तरीके से ये 2020 में चुना गया आत्मनिर्भर भारत, 2019 में चुना गया था संविधान, 2018 में चुना गया था नारी शक्ति और 2017 में चुना गया था इसी तरह आधार। ओके, तो ये शब्द चुने गए थे। जो अदर ऑप्शन है ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, लॉकडाउन जो शब्द है ये कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा वर्ष 2020 का वर्ड चुना गया था। ठीक है, वर्ड ऑफ द ईयर 2020 कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार लॉकडाउन था और कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर 2020 क्वारंटाइन था और पेंडेमिक जो वर्ड था इसे वर्ड ऑफ द ईयर dictionary.com के द्वारा चुना गया था। तो ये सभी को आपको याद रखना और इस क्वेश्चन से याद रखना है आत्मनिर्भर भारत। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, 8 फरवरी 2021 को भारत और निम्न में से किस देश के मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2021 आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर है यहाँ पर हमारा अमेरिका। भारत और अमेरिका के मध्य पहली बार पाकिस्तान से लगी राजस्थान की सीमा के पास ये युद्ध अभ्यास किया जाएगा और ये इसका 16th एडिशन होगा, 16वां संस्करण होगा संयुक्त युद्ध अभ्यास का। किस किस के मध्य होता है ये युद्ध अभ्यास 2021? भारत और अमेरिका की सेना के बीच में होता है। अब यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास आपके लिए लेकर आए जहां से जनरली क्वेश्चन बनते हैं, तो एक नजर में हम इन्हें देख लेते हैं फटाफट। इंद्र अभ्यास किस किस के मध्य होता है? भारत और रूस के मध्य। मैत्री किस किस के मध्य होता है? भारत और थाईलैंड के मध्य। सूर्य किरण भारत और नेपाल के मध्य। हैंड इन हैंड चाइना और इंडिया। प्रबल दोस्तक ये होता है कजाकिस्तान और भारत। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया और भारत। खंजर किर्गिस्तान और भारत। खान इक्वेस्ट मंगोलिया और भारत। सेल्वेक्स संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। सेल्वेक्स मैत्री शक्ति तो ये होता है श्रीलंका और भारत के बीच में। अजय योद्धा तो ये होता है यूके और भारत के बीच में। युद्ध अभ्यास संयुक्त राज्य अमेरिका और किसके मध्य होता है? अमेरिका और भारत के मध्य। 16वां एडिशन है। वज्र प्रहार ये होता है यूएसए और भारत के बीच में, तो ये भी याद रखेंगे। इक्वेरियन ये होता है मालदीव और भारत के बीच में। संप्रांति भारत बांग्लादेश। बोल्ड क्षेत्र ये होता है सिंगापुर और भारत के मध्य। अग्नि योद्धा श्रीलंका और भारत, सिंगापुर और भारत। चीन इंडिया संयुक्त अभ्यास चीन और इंडिया के मध्य होता है। गरुड़ शक्ति ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है इंडोनेशिया और भारत। अल नगहा ओमान और भारत और इंडिया चीन संयुक्त अभ्यास ये रिपीट हो गया है। ओके, बाकी इस तरीके के बहुत सारे अभ्यास होते हैं जो हम डेली फॉलो करते हैं करंट अफेयर्स, तो उसमें कवर हो जाते हैं। इतनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है,
हाल ही में देश का पहला शिवालिक अबोटोरियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो राइट आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के नैनीताल में, कहां पर? नैनीताल में देश का पहला शिवालिक एबोटोरियम कहां पर? हिमालय के शिवालिक रेंज में प्रारंभ किया गया है। क्या होता है एबोटोरियम? एबोटोरियम का मतलब होता है जहां पर विभिन्न प्रजाति के अद्भुत पौधों को संग्रहित करके रखा जाता है। तो ये एबोटोरियम कहाँ ओपन हुआ है? तो ये हुआ है नैनीताल उत्तराखंड में। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 4 फरवरी को। 4 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व कैंसर डे। ओके, कैंसर डे। अभी तक देखिए जो विश्व कैंसर दिवस होता है इसको 4 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल जो संस्थान है उसकी स्थापना हुई थी। और इसे मनाया जा कब से जा रहा है, मतलब स्थापना तो हुई थी लेकिन 4 फरवरी को जो मनाया जा रहा है ये दिवस, ये कब से मनाना प्रारंभ हुआ? वर्ष 2000 से मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान जो संस्थान है उसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। याद रखिएगा इसे WHO नहीं मनाता है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं मनाता है, इसे मनाता है यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। ओके, इसके द्वारा इसे मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1933 में हुई थी। कब? 1933 में हुई थी। और इसकी थीम क्या है? वर्ल्ड कैंसर डे की। तो इसकी थीम 2020 में भी थी और 2021 में भी सेम थीम है, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी ना, दोनों वर्षों की एक ही थीम है। क्या है? आई एम एंड आई विल। आई एम एंड आई विल। ओके, तो ये क्या है? कैंसर दिवस की थीम है। इससे पहले हम फरवरी में कौन कौन से डे मना चुके? तो 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षा बल दिवस मनाया गया था। ओके, कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 45वां स्थापना दिवस मनाया। इंडियन कोस्ट गार्ड का डे, स्थापना दिवस। ओके, 45वां याद रखिएगा। 2 फरवरी को क्या मनाया? वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे, इसकी थीम थी। अभी बताइए हम लोगों ने पीछे वेटलैंड एंड वाटर, और हमने 4 फरवरी को क्या मनाया? विश्व कैंसर दिवस। तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली आइलैंड निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहां पर है? तो ये स्थित है, भाई देखिए नदी के बीच में द्वीप बना है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी है और उसके बीच में एक बड़ा सा द्वीप है जो विश्व में पहला ऐसा द्वीप है जिसका क्या है? एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? रिवर आइलैंड। कहां पर है? तो ये असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ओके, और क्यों है चर्चा में? तो चर्चा में इसलिए कि जो 15वें वित्त आयोग है, कौन है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष? NK सिंह। 15वें वित्त आयोग के द्वारा ये रिकमेंडेशन की गई है कि यहाँ पर, कहाँ पर? माजुली द्वीप पर एम्बार्कमेंट कम रोड बनाई जाए। ओके, एम्बार्कमेंट कम एक रोड बनाई जाए, इसलिए ये चर्चा में आ गया माजुली आइलैंड। और कल भी हमने देखा था 15वें वित्त आयोग ने क्या कहा है? 15वें वित्त आयोग ने कहा है कि जो केंद्र सरकार है वो डिवाइज्ड जो टैक्स है उसका 40% किसको दे? राज्यों को दे। तो ये 15वें वित्त आयोग की धीरे धीरे रिकमेंडेशन आप आ रहे हैं, तो इन्हें ध्यान में रखते जाइएगा, अच्छे से नोट करिएगा। ओके, एक और चीज आपको याद रखनी है माजुली आइलैंड से, ये वर्ष 2016 में जो माजुली द्वीप है क्या बन गया है? असम का 16वां राज्य बन गया। 16वां जिला बना था, ठीक है, ये असम का जिला बना था। कब? 2016 में। ओके, अब ये एक द्वीप भी है और एक ये जिला भी बना है असम का, इसलिए आपको इसे याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं असम के बारे में। तो ये रहा मैप में असम। कैपिटल क्या है? दिसपुर है। बड़ी सिटी गुवाहाटी है, तो बच्चे जनरली गुवाहाटी को इसकी क्या मान लेते हैं? कैपिटल मान लेते हैं, तो गड़बड़ मत कीजिएगा। ओके, चीफ जस्टिस ऑफ असम हाईकोर्ट कौन है? अजय लांबा है। मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल है जगदीश मुखी। पुराना नाम इसका क्या है? कामरूप है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो बहुत ज्यादा फेमस है, ये मिलेगा आपको असम में। ओके, डिगबोई तेल क्षेत्र, पहली बार में तेल उत्खनन जो था ये असम के डिगबोई क्षेत्र से ही हुआ था। असम लोक सेवा आयोग ने ट्रांसजेंडर श्रेणियों को शामिल किया है। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम में बनेगा और देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात में बनाया जाएगा। पेंशनरों के लिए असम सरकार ने कृतज्ञता पोर्टल लॉन्च किया है। असम की पहली महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर का हाल ही में निधन हो गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन अचोनी योजना असम सरकार ने प्रारंभ की थी। बिहू उत्सव असम में मनाया जाता है।
प्राचीन भारतीय योजना प्रज्ञान भारतीय योजना असम सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। धन्वंतरी योजना ये भी इन्होंने ही प्रारंभ की थी। बिहू उत्सव और बिहू नृत्य दोनों असम में ही मनाए जाते हैं। तो ये इतने पॉइंट थे जो आपको असम से याद रखना है। वर्ष 2020-21 के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी निम्न में से किसने जीती है? तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से है। ओके, फिर आपको एक और याद आ रहा होगा जिसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाल ही में बीसीसीआई ने 87 ईयर्स से चली आ रही किस ट्रॉफी के आयोजन को कोविड-19 के कारण इस वर्ष रद्द कर दिया है। ओके, तो ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो थी इसको किसने जीता? दूसरी बार जीता है तमिलनाडु ने। कौन जीता है? तमिलनाडु। फाइनल में कौन गए थे? राजस्थान और तमिलनाडु। और इसमें जो राजस्थान है वो क्या रहा है? दूसरे नंबर पर उप विजेता रहा है राजस्थान। तो ये भी आप याद रखेंगे। कहाँ हुआ इसका आयोजन? तो इसका आयोजन किया गया था हैदराबाद में। कहाँ हो रहा था? हैदराबाद में। कुल टीमें कितनी है इसमें? जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है इसमें कुल 38 टीमें होती हैं। ठीक है, 38। तो ये आप याद रखेंगे। ओके, आयोजन कौन करवाता है? बीसीसीआई। किस तरीके का फॉर्मेट है? तो T20 टूर्नामेंट में होता है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप निम्न में से किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? हाल ही में आयोजित की गई वर्ष 2021 की पहली बार एशियाई ऑनलाइन शूटिंग, अब पहली है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। शूटिंग में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं हमारे प्यारे देश भारत ने। और भारत ने शूटिंग प्रतियोगिता में टोटल 11 मेडल जीते हैं। 11 में से कितने गोल्ड है, कितने सिल्वर है? तो सुनिए अच्छे से। जो 4 हैं इसमें 4 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं और 5 क्या है? ब्रॉन्ज हैं। ओके, तो ये 11 पदक जीते हैं। तो हम एक एक करके सभी को देखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, गोल्ड मेडल, सिल्वर भी और आपका ब्रॉन्ज भी। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो इन्हें यहां से आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का, जो मध्य प्रदेश की मनीषा कीर हैं, इन्होंने भी इस वर्ल्ड शूटिंग एकेडमी में क्या जीता है? वुमेन्स ट्रैप में पदक जीता है, कांस्य पदक। और ये मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी की खिलाड़ी हैं। तो जो एमपी के स्टूडेंट हैं वो विशेष फोकस यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर नाम। ये हैं 11 खिलाड़ी जिन्होंने 11 पदक जीते हैं। सौरभ चौधरी, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में जीता है गोल्ड मेडल। दिव्यांश पवार 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। कियान चेनाई मेंस ट्रैप में इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। राजेश्वरी कुमारी वुमेन्स ट्रैप में इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। ओके, तो ये 4 गोल्ड हो गए। अर्जुन बबूता, इन्होंने मेंस 10 मीटर एयर राइफल में जीता है सिल्वर मेडल। श्रेयसी सिंह, इन्होंने वीमेन ट्रैप में जीता है सिल्वर मेडल। ओके, तो 2 सिल्वर हो गए, 4 गोल्ड हो गए। ओके, अब बचे हैं 5 ब्रॉन्ज। तो मनु भाकर वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। सरबजोत सिंह मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। दीपक कुमार मेंस 10 मीटर एयर राइफल में जीता है इन्होंने ब्रॉन्ज। पृथ्वीराज टोंडोनियन मेंस ट्रैप में इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज। और मनीषा कीर, इन्होंने वुमेन ट्रैप में जीता है ब्रॉन्ज मेडल। तो इन सभी को अच्छे से याद रखना है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने वर्ष 2020 को निम्न में से किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो राइट आंसर होगा, रिकॉर्ड पर सबसे खराब वर्ष घोषित किया है WTO ने। ठीक है, WTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 को कोविड-19 की वजह से रिकॉर्ड पर सबसे खराब वर्ष घोषित किया है, क्योंकि विश्व स्तर पर इसके अनुसार 74% जो पर्यटन है उसको कोविड-19 ने बुरी तरीके से प्रभावित किया है, जिससे होटल इंडस्ट्रीज को सबसे बड़ा लॉस हुआ है कोविड-19 की वजह से। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी? UNWTO की, तो याद रखिएगा 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसमें कुल कितने देश हैं? तो इसमें टोटल हैं 159 कंट्रीज मेंबर। और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? तो मैड्रिड स्पेन में। ओके, देखिए इसको किस तरीके से आप याद रख सकते हो कि आप घूमने कहाँ जा गए हो? मैड्रिड स्पेन घूमने गए हो। तो घूमना मतलब वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अदर ऑप्शन देखते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा UNO के द्वारा 2021 को क्या घोषित किया गया है? रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। और 2 वर्षों के अंतराल पर रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे तो उन्हें कौन सा अवार्ड दिया जाएगा?
बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपिता और पहले राष्ट्रपति कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। उनके नाम पर 2 वर्षों में एक बार दिया जाएगा शेख मुजीबुर रहमान रचनात्मक अर्थव्यवस्था का पुरस्कार। तो ये यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। फिर है पर्यावरण वर्ष। तो फ्रांस और भारत ने मिलकर वर्ष 2021-22 को क्या घोषित किया है? पर्यावरण वर्ष घोषित किया है दोनों देशों ने मिलकर। वेटलैंड और वाटर, ये किसकी थीम है? तो ये है वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी 2021 की थीम। ओके, तो ये सभी इंपॉर्टेंट थे, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में देश का पहला इम्प्यूटी क्लिनिक निम्न में से किस शहर में लॉन्च किया गया? देखिए भाई, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इम्प्यूटी क्लिनिक क्या होता है। देखो, इम्प्यूटी क्लिनिक किसे कहा जाता है? जो लोग किसी एक्सीडेंट वगैरह में या स्पोर्ट्स में या किसी भी कारण से अपने शरीर के किसी ऑर्गन को क्या कर देते हैं, मतलब उनके शरीर के उस ऑर्गन को निकालना पड़ता है ताकि पूरी बॉडी पर उसका इफेक्ट ना हो सर्जरी के थ्रू, तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? इम्प्यूटी। तो देश का पहला इम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ खोला गया है? चंडीगढ़ में खोला गया है। कहां पर? चंडीगढ़ PGIMR में। ठीक है, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ में ये खोला गया और इसका उद्देश्य कि जो लोग इम्प्यूटी हैं उनको मतलब एक स्पेशल अटेंशन देना, उनके लिए वहां पर एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना ताकि उनमें पॉजिटिविटी आए और वो क्या हो सके, इस चीज को एक सदमे की तरह ना लेकर, मतलब उसके साथ हैप्पीनेस के साथ जी सके। तो इस तरीके से उन्हें मोटिवेट भी करना। तो इस तरीके का ये पहला प्रयास और पहला ऐसा सेंटर है देश में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहां खोला गया है? चंडीगढ़ में खोला गया। भुवनेश्वर, यहां देश का पहला क्या खोला गया है? फायर पार्क खोला गया है। ठीक है, फायर पार्क कहां पर खुला है देश का पहला? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। कोलकाता, यहां पर देश का पहला, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन जो हाल ही के वो देख लेते हैं हम, बॉट लाइब्रेरी खोली गई है। ठीक है, बच्चों के लिए 3 घंटे की ट्रिप हुआ करेगी और यहाँ पर फ्री वाईफाई मिलेगा। सूरत में देश का पहला प्रवासी सेल खोला गया है। प्रवासी सेल का मतलब होगा सूरत में जितने भी प्रवासी मजदूर आएंगे उनका एक डाटा कलेक्ट किया जाएगा जिससे उनको स्वास्थ्य, आवास और उनकी जो रहने की परिस्थितियां उन पर ध्यान दिया जा सके। ओके, तो ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे और इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है चंडीगढ़ में ओपन हुआ है ये इम्प्यूटी क्लिनिक, और इम्प्यूटी भी समझ गए आप। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में बैंकॉक में आयोजित बैडमिंटन वर्ल्ड टूर में पुरुष एकल का फाइनल निम्न में से किसने जीता है? तो बैडमिंटन प्रतियोगिता हुई है बैंकॉक, थाईलैंड में, और इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता है एंडर एंटोसेन ने। एंडर एंटोसेन ये किस देश से हैं? तो ये डेनमार्क से हैं। ओके, और इन्होंने किसे हराया है? तो अपने ही जो देश की खिलाड़ी हैं इनके, विक्टर एक्सेलसेन। ठीक है, ये भी डेनमार्क के हैं और इन्होंने हराया है। ओके, विक्टर एल्सेनसेन। ओके, और जो वुमेन वाला था, ठीक है, बैंकॉक बैडमिंटन वर्ल्ड टूर वुमेन, ये पुरुष की श्रेणी हो गई। वुमेन में कौन ने जीता है? तो कैरोलिना मरीन ने जीता है। ओके, कैरोलिना मरीन ये किस देश की खिलाड़ी हैं? तो याद रखिएगा ये हैं आपके स्पेन की खिलाड़ी। ओके, स्पेन की खिलाड़ी हैं और इन्होंने इससे पहले कैरोलिना मरीन ने योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन का खिताब भी जीता था। योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन का खिताब जीता था। केंटो मोमोटा ये कहाँ के खिलाड़ी हैं भाई? ये जापान के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। कहाँ के? जापान के हैं, केंटो मोमोटा। ओके, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। वर्ल्ड बैडमिंटन जो फेडरेशन है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का मुख्यालय आपको मिलेगा मलेशिया में। ओके, मलेशिया में। और एशिया वुमेन जो फुटबॉल है उसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? बताइए मुझे। 2022 में भारत इसका आयोजन करने वाला है। हाल ही में निम्न में से कौन देश की सबसे कम उम्र की पहली महिला पायलट बन गई हैं? तो देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है आयशा बन गई हैं। और ये आयशा कहाँ से है? तो ये जम्मू कश्मीर से हैं भाई। ठीक है, कहाँ से हैं? जम्मू कश्मीर से हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, सबसे कम उम्र की पायलट। ओके, आयशा याद रखिएगा। वर्षा जोशी ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की प्रमुख बनी है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की प्रमुख वर्षा जोशी। सोमा मंडल ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन बनी है। जेनेट येलन ये अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। साथ ही ये फेडरल रिजर्व बैंक की प्रमुख भी रह चुकी हैं। और इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है आयशा का नाम। ओके,
नेक्स्ट है, हाल ही में नई स्टार्ट परमाणु संधि चर्चा में है, यह किन देशों के मध्य। भाई देखो, ये चर्चा में तो पहले से भी थी, क्योंकि इस संधि की वजह से, इससे पहले जो ओपन स्काई जो संधि थी उसकी वजह से ये स्टार्ट संधि भी क्या आ गई थी, चर्चा में आ गई थी। देखो ये संधि किन देशों के मध्य है, तो ये संधि है रूस और अमेरिका के मध्य। इसका उद्देश्य क्या है, दोनों देश अपने अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स और वॉरहेड हैं उनकी लिमिटेशन निश्चित करते हैं इस संधि के तहत, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2015 में यूपीएससी में पूछा जा चुका है। ओके, तो याद रखिएगा। देखो यहाँ पर जो न्यू स्टार्ट संधि है, इससे पहले भी एक और संधि हो चुकी थी, अब ये न्यू स्टार्ट संधि को अमेरिका और रूस दोनों इसका पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके तहत जो न्यू स्टार्ट संधि है उसके तहत 700 जो डिप्लॉयड मिसाइल और बॉम्बर्स हैं उनकी लिमिट रखी गई कि दोनों देश कितने करेंगे मिसाइल, और जो बॉम्बर्स हैं उनकी लिमिटेशन, जो डिप्लॉयड लिमिटेशन है वो 700 रहेगी। ओके, फिर दूसरी कंडीशन है 1550 जो डिप्लॉयड वॉर हेड हैं उनकी संख्या निश्चित करेंगे ये दोनों देश, कितने रखेंगे 1550, और 800 किसकी लिमिट रखी गई, तो 800 डिप्लॉयड और नॉन डिप्लॉयड लॉन्चर्स और मिसाइल है उसकी लिमिटेशन रखी गई। मतलब इन दोनों देशों ने ये निश्चित किया है कि हम कितने जो वॉर हेड हैं, मिसाइल हैं, ठीक है, बॉम्बर्स हैं, उनको डिप्लॉयड कंडीशन में रखेंगे, जिससे दोनों के देश में क्या ना आए, असुरक्षित होने की भावना ना आए और परमाणु जो हथियार हैं उनमें कमी लाई जा सके। सबसे मुख्य उद्देश्य परमाणु हथियारों में कमी लाई जाना। ठीक है, तो इन दोनों देशों के मध्य है ये संधि। और इससे पहले जो मैंने अभी आपको बताया ओपन स्काई ट्रीटी, इसमें क्या था कि दोनों देश एक दूसरे के क्षेत्र की निगरानी कर सकते हैं। किस क्षेत्र की, जहां पर डिप्लॉयड मिसाइल हैं, वॉरहेड हैं, उसकी न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो डिप्लॉयड कंडीशन में, तो रूस अमेरिका के उस क्षेत्र की निगरानी कर सकता है और अमेरिका रूस के क्षेत्र की निगरानी कर सकता है। इसे ही क्या बोला गया, ओपन स्काई ट्रीटी बोला गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को इससे अलग कर लिया था, लेकिन जो बाइडन ने वापस अपने आप को इसका मेंबर बनाया है, और जो बाइडन ने कहा है कि WHO का मेंबर भी बनेगा कौन, वापस से अमेरिका। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी लेक्चर्स की PDF फाइल प्लस आपका जो स्टैटिक्स GK है और कोई भी नई इन्फॉर्मेशन होती है तो यहाँ सबसे पहले आपको दी जाती है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक निम्न में से कौन है, तो राइट आंसर होगा दलाई लामा है। ओके, दलाई लामा के द्वारा अपने 130 कोट्स जो होते हैं उनके ऊपर इस बुक को इन्होंने लॉन्च किया है। कोविड-19 में लोगों में जो निराशा आई है, जो डिप्रेशन आया है, उसको देखते हुए उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है। ओके, याद रखिएगा तिब्बत के धार्मिक गुरु है कौन, दलाई लामा। और अभी जो न्यूज में थी जो बुक्स वो हम देख लेते हैं। रामचंद्र गुहा की द क्रिकेट ऑफ कॉमनवेल्थ थी, द क्रिकेट ऑफ कॉमनवेल्थ। ओके, जयराम रमेश इनकी बुक आई थी द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया बुद्धा। ओके, याद रखिएगा। विनय कुमार सिंह की बुक आई थी ब्लीडिंग इंडिया, ब्लीडिंग इंडिया। ओके, तो ये सारी बुक्स इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा प्रोटोटाइप रॉकेट स्टारशिप SN9 टेस्ट लॉन्च के बाद लैंडिंग के दौरान ब्लास्ट हो गया। इसका संबंध किस स्पेस एजेंसी से है, तो यहाँ राइट आंसर होगा स्पेस एक्स। ओके, अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले ही पढ़ा था कि स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से विश्व के सबसे ज्यादा जो सैटेलाइट है उन्हें लॉन्च किया है एक साथ स्पेस एक्स ने। ओके, और रूस जो इसरो है इसने 2017 में कितनी की थी, 104 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया था, वो रिकॉर्ड स्पेस एक्स ने तोड़ दिया है। तो अब यहाँ पर जो प्रोटोटाइप रॉकेट है ये स्टारशिप S9, इसका उद्देश्य क्या था, तो स्पेस एक्स का इसका उद्देश्य फ्यूचर में चलकर स्पेस एक्स इसके सफल परीक्षण होने पर इसी रॉकेट के माध्यम से मंगल ग्रह पर और अंतरिक्ष में लोगों को सैर कराने के लिए इसे तैयार कर रहा था। ओके, लेकिन इसका क्या हो चुका है, अभी ये ब्लास्ट हो चुका है लैंडिंग के दौरान। ओके, तो ये भी आप याद
रखेंगे। ओके, कौन है स्पेस एक्स के जो प्रमुख हैं? तो एलन मस्क हैं। ओके, और एलन मस्क की कौन सी कंपनी है जिसने भारत में बेंगलुरु में आके अपना पहला सेंटर स्थापित किया है? ये आप मुझे बताइएगा। ओके, जो लिथियम बैटरी जो ये बनाएंगे, लिथियम बैटरी वाली कार, उसका सेंटर इन्होंने कहाँ बनाया है? बेंगलुरु में। ओके, नासा नासा का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? वॉशिंगटन डीसी में मिलेगा। और कल ही हमने देखा था इनकी जो चीफ एग्जीक्यूटिव बनी है, ठीक है, पहली बार कौन बनी है? भव्या लाल बनी है। कौन बनी है? भव्या लाल, ठीक है, भारतीय अमेरिकी मूल की हैं। इसरो का हम आपको बता ही चुके हैं, ठीक है, सहायक इंजन इन्होंने लॉन्च किया था, आसमी जो मिसाइल थी वो लॉन्च की थी। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अमेजॉन के नए सीईओ निम्न में से किसे बनाया गया है? तो अमेजॉन के नए सीईओ बन गए हैं, अमेजॉन प्राइम जो वेब सीरीज है उसके सीईओ थे, अभी वेब सीरीज आती है एंडी जेसी, अब ये बन गए हैं अमेजॉन के सीईओ। और वर्ष 2021 के लास्ट में जो इसके वर्तमान सीईओ हैं जेफ बेजोस, वो अपने पद को छोड़ देंगे और नए सीईओ कौन बन जाएंगे? एंडी जेसी बन जाएंगे। ओके, याद रखिएगा ये। और अदर ऑप्शन है आर.एस. शर्मा, ये क्या बने हैं? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए सीईओ बन गए हैं। राजीव रंजन, ये तमिलनाडु राज्य के मुख्य सचिव बन गए हैं। ओके, नए मुख्य सचिव राजीव रंजन बने तमिलनाडु के। और अंकन बनर्जी, ये कहाँ पर बने? तो ये बने अंकन बनर्जी भारत के राजदूत बने हैं, कहाँ पर? सोमालिया में। तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कल आपसे पूछा गया था हाल ही में वर्ष 2021-22 के बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए एफडीआई सीमा को बढ़ाकर 49% से 74% कर दिया गया? तो राइट आंसर है इसका बीमा क्षेत्र। ओके, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग जब लिखें या तो हिंदी में लिखें। ओके, क्योंकि कुछ स्पष्ट शब्द नहीं होते, कोई 74 ही लिख रहा है और जैसे कुछ लोगों ने हिंदी लिखा है तो वो हिंदी भी ऐसा होता है जो समझ में नहीं आता है। ओके, या तो प्योर हिंदी लिखें या फिर आप डायरेक्ट इंश्योरेंस सेक्टर लिखकर 74 करके आंसर दे दें। हालांकि मुझे पता है कि आप लोगों ने आंसर राइट ही दिया है। ओके, चलिए आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हाल ही में लॉन्च सौमित्रा चटर्जी अ लाइफ ऑफ सिनेमा थिएटर पोएट्री एंड पेंटिंग नामक बुक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? आई होप आप सभी लोग आंसर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।